Hello everyone. TKT preparation unit 4 function part 1 we have already covered. Part 1 जो था वो पिछली दफा हमने हाफ कवर कर लिया था. पार्ट 2 में हम उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में थोड़ी सी रिवीजन प्रीवियस लेसन की भी कर लेंगे. तो स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपके साथ. प्रीवियस लेसन में हमने कवर किया था फंक्शन. फंक्शन जो है ना वो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए प्रैक्टिकल वे ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, ये फंक्शन में डिस्कस होता है. तो उसमें हमने वेरियस थिंग्स डिस्कस किए कि फंक्शन में हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं, जैसे कि पिछली दफा हमने बात की थी. एक्सपोनेंट मींस जो डायलॉग्स, जो सेंटेंसेस पे बनाते हैं, जो हम कम्युनिकेशन के लिए जो मैं कहना चाहता हूं आपको वो एक्सपोनेंट के थ्रू में बोलता हूं. फिर जो पर्टिकुलर एक्सपोनेंट में यूज करता हूं, सेंटेंस यूज करता हूं, उसके पीछे एक आइडिया होता है कि भाई वो किस लिए मैं कह रहा हूं. मैं कोई सजेशन दे रहा हूं आपको, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, या आपने कुछ कहा है मैं उसके साथ एग्री हो रहा हूं या डिसएग्री कर रहा हूं. तो उस ये जो एग्री करना, डिसएग्री करना, इनवाइट करना या रिफ्यूज करना या एक्सेप्ट करना, ये सारी जो है ना इस फंक्शंस, दे आर कॉल्ड फंक्शंस. और इस फंक्शन को प्रैक्टिकल कन्वे करना एक बंदे से दूसरे आदमी तक, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट डायलॉग्स होते हैं जो यूज करते हैं. पिछली उस पे हमने डिस्कस किया. फिर उसमें हमने बात की फर्दर कि एक एक्सपोनेंट हम यूज करते हैं डिफरेंट ओकेजन्स में, डिफरेंट मौके पर, डिफरेंट रीजंस के लिए. तो बात एक होगी, लेकिन एक सिचुएशन में इसका मतलब एक तरह का होगा और एक दूसरी सिचुएशन में इसका मतलब दूसरी तरह का होगा. जिस तरह का एक आपको दिया था वहां पे, एक एग्जांपल दी थी, आई एम सो टायर्ड. तो एक बच्चा अगर अभी होमवर्क कर रहा है घर पे और वो अम्मा से कहता है या पेरेंट्स को बात करता है कि मैं आई एम सो टायर्ड, सो इट मींस कि वो बच्चा बोर हो चुका है काम करते हुए, थकावट सी आ गई है, उसको बोरियत हो गई है, वो काम स्टॉप करना चाहता है, होमवर्क जो है. तो वो एक सिचुएशन है. अभी आई एम टायर्ड अगर एक पेशेंट डॉक्टर से बात करता है, ये आई एम सो टायर्ड, तो वो उसका मतलब ये होता है कि फिजिकली मुझ में कोई मसला है मेरी मेरी बॉडी में और मैं टायर्ड फील करता हूँ. तो वो डॉक्टर उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, कोई विटामिन या कुछ इस तरह की बात बोलता है कि भाई इसको क्या खाना चाहिए. तो अभी आप देखें, आई एम टायर्ड, जो टायर्ड का लफ्ज है, जो ये एक्सपोनेंट आई एम टायर्ड हम यूज करते हैं, एक सिचुएशन में इसके मानी एक है, दूसरे सिचुएशन में एक दूसरी तरह के मानी सेम फिक्रे का, सेम सेंटेंस का. तो इसको हम कहते हैं कि भाई एक एक्सपोनेंट हम मुख्तलिफ सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. लाइकवाइज अभी क्या होता है कि अभी हम दूसरी तरफ, वो ऐसा होता है कि भाई फंक्शन जो है ना उसके मुख्तलिफ है, लेकिन जो या मुख्तलिफ फंक्शन, एक्सपोनेंट एक है. अभी दूसरी तरफ अगर जाएं तो हम मुख्तलिफ एक्सपोनेंट, डिफरेंट एक्सपोनेंट यूज करते हैं एक फंक्शन के लिए. कैसे?
कि भी आपने किसी को खाने पे मजबूर करना है, लंच पे, तो एग्जाम्पल दी हुई है नेक्स्ट पेज पे, जिस तरह के कम फॉर लंच, लंच, व्हाई डोंट यू कम फॉर लंच विद अस, we would like you to join us for the lunch, or we would uh, if we will be really appreciate if we will really appreciate if you join us for lunch. So मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ जाते हुए मुख्तलिफ किस्म के हम सेंटेंसेस यूज करते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए। तो फंक्शन तो एक है, इनविटेशन देना है, खाने पे किसी को बुलाना है, इनवाइट करना है, लेकिन हम कहते मुख्तलिफ तरीकों से हैं, और वो जो तरीके कहने के होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल उसमें आ जाते हैं। तो ये हो गया, दो तरह की चीजें हो गई इसमें। एक एक्सपोनेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, और एक फंक्शन के लिए हम डिफरेंट एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं। अभी आप डिटेल में जाएंगे उस पेज पे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। यही चीज हमने पिछले टॉपिक पे कवर किया था। फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं उसी को, पेज नंबर 28 पे, की कॉन्सेप्ट्स एंड द लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम। अभी क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं उसमें क्या किस तरीके से हम करते हैं ये फंक्शन और एक्सपोनेंट को ये पढ़ाना, वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, course books in the 1980s and 1990s were often organized around functions. जो 80s और 90s में कोर्स बुक थे वो फंक्शन की बुनियाद पे उनका सिलेबस तैयार किया जाता था, प्रिपेयर किया जाता था। ईच न्यू यूनिट फोकस ऑन अ न्यू फंक्शन, और हर न्यू जो यूनिट था वो एक डिफरेंट फंक्शन के बारे में होता था। यूनिट 1 एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, Unit 2 making suggestions, Unit 3 agreeing and disagreeing. These books were based on the functional approach. Functional approach, Unit 15 में इसके जो है ना वो हम बाद में बात करेंगे जब Unit 15 आएगा कि फंक्शनल अप्रोचेस कैसे होते हैं इसकी। तो 80s और 90s में जो बुक्स लैंग्वेज पे थी उसमें ज्यादातर फंक्शन की बुनियाद पे उनकी अरेंजमेंट होती थी, और टॉपिक वाइज यूनिट जो है ना वो कहते थे कि उसको डिवाइड किया जाता था कि भाई लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बात करनी है, या इनविटेशंस के बारे में, या एग्रीमेंट्स के बारे में, मुख्तलिफ चीजों के बारे में वो होती थी। अच्छा, अभी नेक्स्ट पेज पे है, अ फोकस ऑन फंक्शन इन क्लासरूम कैन लीड टू एन एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन and learning language in chunks. अभी जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उसमें जब हम फंक्शन पे फोकस करते हैं तो एम्फेसिस आता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के लिए। जाहिर बात है जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं लैंग्वेज को यूज करने की तो कम्युनिकेशन पे हमारा जो है ना फोकस होता है। एंड लर्निंग लैंग्वेज इन चंक्स। अभी चंक्स क्या चीज है? लेक्सिस के टॉपिक में चंक्स के बारे में कहा गया है तफसीलन। चंक्स आप समझ लें कि जैसे हम लैंग्वेज को टुकड़ों में, मुख्तलिफ पार्ट्स में पिक करते हैं। एक फिक्रा बोल दिया, सेंटेंस, फ्रेजेस मुख्तलिफ जो हम सुनते हैं। अभी अगर आप देखें बच्चे जो होते हैं वो अपनी मादरी जुबान, मदर लैंग्वेज जो है वो चंक्स में वो सीखते हैं, इसलिए कि वो तो ग्रामर रूल्स को नहीं जानते, वो तो सुनते हैं जो बड़े बात कर रहे होते हैं, फैमिली के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं, तो ये बच्चे उसको वो सेंटेंसेस, हाफ वे वर्ड्स, हाफ सेंटेंस, हाफ अ वर्ड, ये पिक करते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो लैंग्वेज को चंक्स में सीखना भी एक तरीका है कि भाई आप डायलॉग्स को मेमोराइज कर ले, आप फिक्रों को, सेंटेंसेस को मेमोराइज करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, ये भी एक तरीका है। और इसी तरीके से हम अपनी मदर लैंग्वेज जो है ना घरों में बच्चे इसी तरह सीखते हैं।
राइट तो ये बात कर रहे थे लर्निंग लैंग्वेज इन चंक्स, ये हम क्लासरूम में भी इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। लैंग्वेज पढ़ाने का एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं। बाद में जो अप्रोचेस टू लैंग्वेज टीचिंग आएगा उसमें हम तफसीलन ये बात करेंगे, यूनिट 15, 14, 15 में, वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। राइटिंग इज समटाइम टॉट थ्रू फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो लिखना होता है राइटिंग भी फंक्शन के थ्रू पढ़ाई जाती है sometimes. For example, when learning to write letters of complaint, learner can learn exponents for greetings, explaining your reason for writing, describing your complaint, asking for satisfaction, signing off. अभी जब हम एक कंप्लेंट लेटर लिखते हैं उसमें हमने देखना होता है इसकी लेआउट क्या होती है, उसमें हमने कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं, कौन सी एक्सप्रेशन हमने यूज करनी है, एक्सपोनेंट कौन से यूज करने हैं, जो हमने फर्स्ट ग्रीटिंग करनी है, फिर हमने एक्सप्लेन करना है कि भाई हम क्यों लिख रहे हैं, हमारे लिखने का मकसद क्या है, या फिर बताते हैं कि भाई हमारा जो लिखने का मकसद है उसके बाद हमारी कंप्लेन है, ये कंप्लेन किस बारे में है वो लिखते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि भाई वो एक्शन क्या लें इसके बारे में, और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये सारी जो है ना वो मुख्तलिफ इसके एक तरीका होता है, एक लेआउट होता है, एक पर्टिकुलर वर्डिंग होती है जो हमने यूज करनी होती है उसमें कंप्लेन लेटर में। तो इस तरीके से भी ये कंप्लेन लेटर लिखना एक फंक्शनल लैंग्वेज की प्रैक्टिस राइटिंग के थ्रू भी की जाती है, नॉट ओनली स्पीकिंग के थ्रू होती है। Next, nowadays we usually find function taught together with the structure they contain so that the learners do not become confused by meeting a wide range of grammatical patterns together at the same time. आजकल जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ मिला के पढ़ाते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट बोर होते जाएंगे। स्ट्रक्चर हाउ टू यूज प्रैक्टिकली लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं, ये बहुत जरूरी है लैंग्वेज पढ़ाने में, ताकि उनको पता चल सके कि भाई इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं उनको तो वो किस तरह इसको यूज करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। ठीक है, और we can see that in extract from a map of course book below, in the third column grammatical structure is given together with exponent of function expressing likes which are expressed through structure. अभी देखें इस तरह की टेक्स्ट बुक्स आपने देखी होंगी, लाइक यूनिट 6 में है फंक्शन क्या है, एक्सप्रेसिंग लाइक्स। ग्रामर क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, present simple affirmative. Affirmative sentences mean positive sentences. Like I like, so I हो गया first person. I like I like red color. I like healthy food. I like spicy food, or I like watching TV. मुख्तलिफ किस्म के अपने likes and dislikes. Likewise, if third person में he, she हो गया, so she likes or he likes, different kind of likes and dislikes you can talk about. So this is how they give in the content page, and further detail will be there in the particular pages. Likewise, unit 7 you see expressing dislikes. तो लाइक्स के बारे में एक हो गया, फिर डिसलाइक्स के बारे में फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंपल नेगेटिव, जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, आई डोंट लाइक और शी डजंट लाइक और ही डजंट लाइक। तो इस किस्म के आपको मुख्तलिफ बुक्स में जो इनके रेफरेंस है वो मिलेंगे, और इसी तरीके से ही लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ मिक्सअप करके द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इट। अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वो एक बोरिंग चीज होगी, इसलिए लोग कहते हैं ग्रामर जो है ना वो बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। ये क्यों ड्राई सब्जेक्ट था कि जब आप प्योरली ग्रामर पढ़ाएंगे
और प्रैक्टिकल यूज इसका नहीं बताएंगे तो वो स्टूडेंट्स के जहन में वो बात नहीं आएगी तब तक जब तक वो आप क्लियर ना करें कि भाई इसको आपने यूज कैसे करना है. सो दिस इज व्हाट दे सजेस्ट हियर. ऑलवेज we try to teach function with the structure combined here. Combining function and grammar helps to give grammar meaning and context. जब हम ग्रामर के साथ फंक्शन को मिलाते हैं मिक्स करते हैं तो वो इसको एक मीनिंग देते हैं और इसको एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं. सिचुएशनली यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि भैया इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. It also helps learners to learn function together with grammatical structure that they can then transfer to other context for use. Right. So ये हो गया आपका complete topic unit number 4 TKT का. और मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आपको जो TKT की बुक है वो आप ले लें और इसमें यूनिट वाइज मैं कवर कर रहा हूं. ये बुक आपको इजीली अवेलेबल है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, ऑल दिस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. दिस इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन ऑफ द कैम्ब्रिज. इंडिया प्रेस, कैम्ब्रिज इंडियन प्रेस वहां से होती है. लाइकवाइज एवरी कंट्री में आप इसको चेक करें, आप ये बुक ले लें और इस बुक को फॉलो करें जिस तरह से मैं टॉपिक आपको कवर कर रहा हूँ. कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी और फिर आप एग्जामिनेशन का मेथड मैं आपको बता दूंगा. इजीली आप किसी भी सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हैं और आपके कैम्ब्रिज से सर्टिफिकेट टीकेटी में लेकर अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट करें. अच्छा, ये फॉलो अप एक्टिविटीज आप बुक में होंगी. पेज नंबर 238 पे इसके आंसर्स हैं. ये फॉलो अप एक्टिविटीज आप करें. फॉलो अप एक्टिविटीज आपको प्रैक्टिस देगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप इसको फॉलो करें, देखें कि आपने जो पढ़ा है, जो मुझे सुना, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं. ठीक है. और ग्लॉसरी एज मैंने कहा हुआ है कि आपको मैं लिंक भेज दूंगा या पर्सनली आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, थ्रू द मेल भेज दूंगा. सॉफ्ट कॉपी उसके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्टेपल करें और ग्लॉसरी अलोंग विद द बुक आपने पढ़ के मेरे जो यहाँ पे मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ उसको सुन के, और अगर डिस्पाइट ऑफ दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू क्लियर अप, you can just put your question in the comments and I would be happy to answer that and explain it. Right. उसके बाद आएगा आपको नेक्स्ट जो होगा टीकेटी का जो दूसरी एक्सरसाइज आपने करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आप देख सकते हैं टीकेटी प्रैक्टिस टास्क. तो वो टीकेटी प्रैक्टिस टास्क और फॉलो अप एक्टिविटीज, जो दो एक्सरसाइजें जो है आपने लाजिमन करनी है आफ्टर कवरिंग द टॉपिक, मेकिंग योर सेल्फ अंडरस्टैंड and making your notes. Then when you have an idea about the topic, check yourself that how much you have learned out of it. So these are the examination point of view questions. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे टेस्ट किया जाएगा. एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा. तो आप यहाँ पे देखें, for question 1 to 6, read the conversation between two friends in a restaurant. Match the underlined sentences with the function listed A to G. There is one extra option which you do not need to use. तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है. बाकी सारे के जो ऑप्शन है जिसमें प्रिडिक्टिंग हो गया, मेकिंग एन एक्सक्यूज हो गया, मेकिंग अ सजेशन, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, ऑर्डरिंग, एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, आप नो यहाँ पे जो नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 और अंडरलाइन की हुई है, तो आपने देखना है कि भाई ये जो sentences और phrases यूज हुए हैं यहाँ पे, इसका मकसद क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ इट. तो आपने इसके साथ मैच करके इसका आंसर क्लिक करना है कि भाई इसका नंबर 1 का डी है और नंबर 2 का सी है, likewise, and then you go and check your answers on page number 245.
वहां पे आंसर्स हैं। और बेहतर ये है कि यहाँ पे आप बुक पे ये एक्सरसाइजेज ना करें, सेपरेटली एक शीट पे अपने आंसर लिखें और जाके चेक करें साइट पे। इसलिए कि बाद में आप कुछ अरसे बाद अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आप ये चेक करें अपने आप को कि भाई whether you have forgotten it or still you remember that. Okay, so you can over and over again you can do these exercise likewise, and you will find these practices after each unit. So if there is anything which you want to clarify, please type that in the comment. I would be happy to answer about that. So see you in the next video. It will be about the Lexis unit 2 Lexis. I have to cover that. Okay, thank you very much. God bless you all. See you next time.